So welcome students. Now we have to discuss our next topic in this unit. इससे पहले हमने क्रोमैटिन पैकेजिंग की स्टडी की है, क्रोमैटिन पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट एज वेल एज क्रोमैटिन पैकेजिंग इन यूकैरियोटिक सेल। अब इसके आगे हमें डीएनए से रिलेटेड बेसिक मॉलिक्यूलर प्रोसेस स्टडी करना है, जो भी पार्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर आता है और जो सभी पार्ट डीएनए से रिलेटेड है। लेकिन वो स्टडी करने से पहले हम डीएनए से रिलेटेड कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट को एक बार फिर से स्टडी करेंगे। नाउ दिस ए डीएनए अ डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। जैसे कि हम जानते हैं डीएनए जिसे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड कहा गया है, एंड दिस डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड जो है इट इज प्रेजेंट एज जेनेटिक मटेरियल। इसका जो स्टेटस है क्या है, ये एक टाइप का जेनेटिक मटेरियल है। सो इट इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड which is present inside the nucleus of eukaryotic cell। यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड। अब ये जो भी जेनेटिक मटेरियल है डीएनए का, इट रिमेन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। ये हमने अभी स्टडी किया था, इससे लास्ट जो कंसेप्ट देखा था वहाँ पर दैट डीएनए इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमैटिन पैकेजिंग के थ्रू डीएनए क्रोमोसोम के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, एंड हियर दिस जेनेटिक मटेरियल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट फंक्शंस। अगर इस पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल के फंक्शंस को देखें, क्योंकि विद इन अ सेल जो भी कंपोनेंट या बायोमॉलिक्यूल प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड इट इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल। न्यूक्लिक एसिड ये एक टाइप का बायोमॉलिक्यूल है, दो अलग अलग टाइप के कंपोनेंट से तैयार हुआ न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, इसीलिए हमने इसे कहा था न्यूक्लियो प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। अब चाहे ये सर्कुलर क्रोमोसोम हो प्रोकैरियोट में या लीनियर क्रोमोसोम हो यूकैरियोटिक सेल में, दोनों जगह इस पर्टिकुलर डीएनए का या डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड का अपना एक फंक्शन होता है। और इससे पहले हमने जो दो यूनिट स्टडी किए थे, मेंडेलियन बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, अगर उस दो यूनिट को हम रिवाइज करें यहाँ पर, तो फंक्शंस ऑफ दिस पर्टिकुलर डीएनए इट इज रिलेटेड विथ द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। ये इसका एक इंडिविजुअल फॉर्म है, क्योंकि यहां पर हमने एक टर्म स्टडी किया था, द टर्म कॉल्ड एज जीन, या इसे ही हमने कहा था अलील। तो ये जीन या अलील क्या है? दीज आर नथिंग बट अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये सिर्फ डीएनए के सेगमेंट होते हैं, द सेगमेंट प्रेजेंट इन क्रोमोसोम। एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम के अंदर जो एक काफ़ी बड़ा डीएनए मॉलिक्यूल है, उसके लेंथ को अगर कंसिडर करे जाए तो उसमें मल्टीपल सेगमेंट होते हैं, और इनमें से हर एक सेगमेंट एक जीन होता है या फिर एक अलील होता है। तो इसका पहला फंक्शन क्या है? इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। और जब एक कैरेक्टर इनहेरिट होता है, यहाँ पर दो और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। अगर इस डीएनए को हम देखें तो पहला फंक्शन है एक्सप्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर विद इन दैट सेल। जिस सेल में ये डीएनए इनहेरिट हो रहा है, जीन इनहेरिट हो रहा है या फिर अलील इनहेरिट हो रहा है, उस सेल के अंदर वहाँ पर जो भी जीन्स है उन सभी जीन्स को एक्सप्रेस करना, ये पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन कैरी आउट करता है डीएनए। एंड अलोंग विथ एक्सप्रेशन इट कैरी आउट द रेगुलेशन ऑफ एक्सप्रेशन, रेगुलेशन एंड
कंट्रोल। तो इसके दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहला फंक्शन हो गया एक्सप्रेशन, सेकंड फंक्शन रेगुलेशन और कंट्रोल। सो कलेक्टिवली ये दो फंक्शन एक साथ परफॉर्म किए जाते हैं और जब भी एक्सप्रेशन या रेगुलेशन आता है इट इज रिलेटेड विथ अ मेटाबॉलिज्म ऑफ अ सेल, क्योंकि इनडायरेक्टली हम कहते हैं डीएनए कंट्रोल्स द एंटायर एक्टिविटी परफॉर्म बाय अ सेल। एक जो लिविंग सेल है इस सेल में जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी, डिफरेंट एक्टिविटीज, फिर चाहे वो कोई भी एक्टिविटी हो रिलेटेड टू दैट सेल, एनी टाइप ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, किसी भी तरह की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हो, ऑल दीज सेल्यूलर एक्टिविटीज, क्या कहेंगे हम इसे, सेल्यूलर एक्टिविटीज आर नथिंग बट पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये सभी सेल्यूलर एक्टिविटीज फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एक सेल का मेटाबॉलिज्म होता है और ये मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करना यानी एंटायर सेल का फंक्शन, उसका वर्किंग कंट्रोल करना। कंट्रोल ओवर एक्टिविटीज परफॉर्म बाय अ सेल, एक सेल कौन कौन सा एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा, किस तरीके से वो एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा, कौन से एक्सटेंट तक वो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, इन सभी का कंट्रोल, इन सभी का रेगुलेशन, यानी इसे शॉर्ट में हम कह सकते हैं कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ अ सेल। तो यहाँ पर दो अलग अलग फैक्टर है जो डीएनए कंट्रोल करता है। डीएनए कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंट फैक्टर, जो भी जीन्स है ये सभी जीन्स इन्वॉल्व है। अब इनमें से कुछ जीन्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, कुछ जीन्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होंगे। सो एक्सप्रेशन और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ अ सेल। और ये सभी, ये डीएनए इट इज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स। कहाँ से कंट्रोल होता है, जो भी अलग अलग जीन्स इस डीएनए में प्रेजेंट है सेगमेंट के फॉर्म में, ये सभी जीन्स एक्सप्रेस होते हैं और एक्सप्रेशन ऑफ दिस जीन्स लीड्स टू द कंट्रोल ओवर मेटाबॉलिज्म एंड एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर। मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना और अलग अलग कैरेक्टर को कंट्रोल करना, ये जो भी एक्टिविटी है एक सेल के अंदर, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल रहने वाला सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो होता है डीएनए, विच इज प्रेजेंट इनसाइड अ न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। कहाँ प्रेजेंट होता है ये, सेल के न्यूक्लियस। अगर हम टिपिकली यूकैरियोटिक सेल की बात करें, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में इट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोइड। अब ये जो फंक्शंस है, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर, रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ मेटाबॉलिज्म, ऑल्सो द कैरेक्टर का कंट्रोल करना, उसे रेगुलेट करना, उसके साथ ही अलग अलग मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो है और उसमें प्रेजेंट रहने वाले अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स जो है उनको भी कंट्रोल करना। तो एक जनरलाइज्ड फंक्शन है डीएनए का जिसे हम अच्छे तरह से जानते हैं। इससे पहले भी हमने इसे डिस्कस किया था, मेंडेलियन इनहेरिटेंस में देखा था, क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस में देखा था। अब इसके अलावा डीएनए के और दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं। ओके, द थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म बाय डीएनए विदिन अ सेल, दिस डीएनए इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस। जो भी सेल्यूलर सिंथेसिस होगा, सिंथेसिस एक सेल के अंदर सिंथेसिस किसका किया जाएगा, सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल, क्योंकि सेल के अंदर बायोमोलिक्यूल को छोड़ के और कोई भी चीज़ प्रेजेंट नहीं है। जो भी सेल के अंदर प्रेजेंट वो सभी है बायोमोलिक्यूल। अगर एक सेल के अंदर डीएनए किसी चीज़ के सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, if a DNA is involved in synthesis of some material present inside a cell, एक सेल के अंदर किसी मटेरियल के सिंथेसिस में अगर डीएनए इन्वॉल्व है, so this synthesized material must be a type of biomolecule, वो एक टाइप का बायोमोलिक्यूल ही होगा। फिर अलग अलग कैटेगरी के बायोमोलिक्यूल है जिनके सिंथेसिस में ये डीएनए इन्वॉल्व होता है। सो सिंथेसिस, ये जो फंक्शन है
सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल, दो अलग अलग टाइप के बायोमोलिक्यूल होते हैं, इसीलिए हमारे पास दो डिफरेंट टाइप का सिंथेसिस प्रेजेंट है अगर डीएनए को कंसीडर किया जाए तो। द फर्स्ट टाइप ऑफ सिंथेटिक एक्टिविटी इज कॉल्ड एज हेटेरोकैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ डीएनए। पहली एक्टिविटी है हेटेरोकैटालिटिक सिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ डीएनए। अब ये हेटेरोकैटालिटिक क्या है? व्हेन a DNA is involved in the synthesis of other biomolecule, like if it is involved in the synthesis of RNA and protein. Synthesis of RNA, जैसे डीएनए से एमआरएनए तैयार होता है, डीएनए से आरआरएनए तैयार होता है, डीएनए से टीआरएनए तैयार होता है। जो भी आरएनए है राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, अनदर टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, अ नॉन जेनेटिक न्यूक्लिक एसिड। अगर हम यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनके अंदर आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, वो एक्सेप्शनल केस है। तो यहाँ पर पहला है सिंथेटिक एक्टिविटी डीएनए का हेटेरोकैटालिटिक सिंथेसिस। और ये हेटेरोकैटालिटिक सिंथेसिस क्या है? सिंथेसिस ऑफ अदर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल, लाइक सिंथेसिस ऑफ आरएनए, जहां तीन अलग अलग टाइप के आरएनए सिंथेसाइज किए जाएंगे, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए, ठीक है। एंड सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन। ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहा जाता है हेटेरोकैटालिटिक सिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ डीएनए। क्या कहते हैं इसे? हेटेरोकैटालिटिक सिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ डीएनए इनसाइड अ सेल। और ये दोनों टाइप के सेल में हो गई, प्रोकैरियोटिक सेल में भी होती है और यूकैरियोटिक सेल में भी होती है। एंड द सेकंड टाइप ऑफ एक्टिविटी जो यहाँ हमें दिखाई देती है, दिस सेकंड टाइप ऑफ एक्टिविटी इज कॉल्ड एज ऑटोकैटालिटिक एक्टिविटी। क्या है दूसरा? ऑटोकैटालिटिक एक्टिविटी। इट मीन्स व्हेन डीएनए इज इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ डीएनए। इंटरेस्टिंग। डीएनए किसके सिंथेसिस में इन्वॉल्व है? डीएनए के सिंथेसिस में ही इन्वॉल्व है। इट मीन्स इनसाइड अ सेल जैसे बाकी टाइप के बायोमोलिक्यूल्स तैयार होते हैं डीएनए की हेल्प से, या डीएनए उन्हें कंट्रोल करता है, उनका सिंथेसिस रेगुलेट करता है, उसी तरह से एक तीसरे टाइप का मॉलिक्यूल भी है आरएनए और प्रोटीन को अगर छोड़ा जाए, और एक थर्ड मॉलिक्यूल है डीएनए इटसेल्फ। यानी एक डीएनए का मॉलिक्यूल विद इन अ सेल, जिस सेल में भी वो प्रेजेंट है, दूसरा डीएनए का मॉलिक्यूल तैयार करता है। When there is formation of DNA molecule from the DNA molecule itself, it is called as autocatalytic synthetic activity of DNA। ठीक है, क्या कहेंगे हम इसे? ऑटोकैटालिटिक सिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ डीएनए। अब यह हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है इस यूनिट में, इट इज रिलेटेड विद दिस ऑटोकैटालिटिक सिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ डीएनए, विच इज कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन। क्या कहा गया है इसे? डीएनए रेप्लिकेशन कहा गया है। ठीक है, अभी इस यूनिट में हमें अगला जो कंसेप्ट स्टडी करना है, ये कंसेप्ट है डीएनए रेप्लिकेशन, दैट इज ऑटोकैटालिटिक सिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ डीएनए। तो अब हम स्टडी करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि ये डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, और ये डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस कब और कहाँ ऑकर होती है। तो बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशन इज वन ऑफ द 3 फंडामेंटल मॉलिक्यूलर प्रोसेसेस विद इन अ सेल। एक सेल के अंदर 3 अलग अलग मॉलिक्यूलर प्रोसेस होते हैं दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड विथ सेल। इट इज वन ऑफ दीज 3 मॉलिक्यूलर फंडामेंटल प्रोसेसेस। एक रेप्लिकेशन है, दूसरा ट्रांसक्रिप्शन है, और तीसरा
ट्रांसलेशन है। इस यूनिट में हमें ये तीनों के तीनों प्रोसेस भी स्टडी करना है। उनमें से पहला प्रोसेस आएगा हमारा डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, नाउ दिस डीएनए रेप्लिकेशन क्या है? दिस डीएनए रेप्लिकेशन इट इज टर्म्ड एज फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए मॉलिक्यूल। यहां पे एक नया डीएनए मॉलिक्यूल तैयार होगा, कंप्लीट। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, जो भी पहले से प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर डीएनए मॉलिक्यूल से एक नया डीएनए मॉलिक्यूल तैयार होना, विच इज आइडेंटिकल, जो पूरी तरह से क्या है? आइडेंटिकल है। टू इट, जिस डीएनए मॉलिक्यूल से ये नया डीएनए मॉलिक्यूल तैयार होगा, अगर इसे समझे तो वी हैव अ पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल एंड एक न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए मॉलिक्यूल। सो हियर इसे आसान तरीके से समझेंगे हम। हमारे पास है एक प्री एग्जिस्टिंग डीएनए मॉलिक्यूल, एक डीएनए हमारा प्री एग्जिस्टिंग है, और इसी प्री एग्जिस्टिंग डीएनए मॉलिक्यूल से यहां तैयार हो रहा है एक न्यू डीएनए। ठीक है, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन दीज टू डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए दैट बोथ ऑफ दीज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। ये दोनों डीएनए मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या रहेंगे? आइडेंटिकल रहेंगे, एग्जैक्ट सिमिलर विदाउट अ सिंगल चेंज। जहां पर इन दोनों के स्ट्रक्चर में, दोनों के फंक्शन में, दोनों के कंपोजिशन में 1% का भी या फिर 0.1% का भी डिफरेंस नहीं होगा। बोथ ऑफ दीज डीएनए मॉलिक्यूल, प्री एग्जिस्टिंग डीएनए मॉलिक्यूल and a new DNA molecule are identical copies of each other। क्या होते हैं? एक दूसरे के आइडेंटिकल कॉपीज होते हैं। एंड बोथ ऑफ दीज कॉपीज, प्री एग्जिस्टिंग एंड न्यू, गेट फॉर्म्ड। इस प्री एग्जिस्टिंग डीएनए से ये नया डीएनए कब बनेगा? इट इज गेट फॉर्म्ड ओनली एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। डीएनए से, प्री एग्जिस्टिंग डीएनए से नया डीएनए मॉलिक्यूल कभी भी तैयार नहीं होता है। एक इवेंट है एक सेल में, क्योंकि डीएनए प्रेजेंट कहाँ है हमारा? इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। एक सेल के न्यूक्लियस में ये डीएनए प्रेजेंट है। हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो, और प्रोकैरियोटिक सेल में विद इन अ न्यूक्लियोइड। तो यहाँ पर व्हेनेवर अ सेल एंटर्स इन डिवाइडिंग फेज, हमने सेल साइकिल देखी है। ठीक है, क्या है सेल साइकिल में? डिफरेंट फेजेज है, जहां पर प्रेजेंट होगा एक इनिशियल G0 फेज, दैट इज रेस्टिंग फेज, G0 टू G1 फेज, G1 टू S फेज, S टू G2 फेज, और बाद में ये बड़ा M फेज। अब ये जो हाफ पोर्शन है यहाँ पर फ्रॉम G1 टू G2, ये जो भी कंप्लीट साइकिल है इसे हम कहते हैं इंटरफेज। ओके, ये G0 हो गया हमारा रेस्टिंग फेज, व्हेन सेल इज प्रेजेंट एट रेस्ट, एंड M इट इज एक्चुअल डिवाइडिंग फेज। ये सेल साइकिल हमने इससे पहले देखा है जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेल स्टडी किया था। तो यहाँ पर दिस पर्टिकुलर एस फेज ऑफ सेल साइकिल, यानी एक सेल जब डिवाइडिंग फेज में एंटर होने जा रहा है, उसने रेस्टिंग फेज को स्किप किया है, उसके बाद जो एस फेज आता है वहां पर सेल डिवीजन में एंटर होने से पहले, बिफोर एंटरिंग इनसाइड द सेल डिवाइडिंग फेज एट पर्टिकुलर एस फेज, कहां पर?
एस फेज और एस फेज किसका है? द एस फेज ऑफ इंटरफेज ऑफ सेल साइकिल। एक सेल साइकिल का इंटरफेज में जो एस फेज प्रेजेंट होता है, इस एस फेज में विद इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, उस सेल के अंदर जो भी न्यूक्लियस है वहां पर जितने भी डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, नाउ ऑल द डीएनए मॉलिक्यूल विच आर प्रेजेंट इनसाइड अ न्यूक्लियस आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। रिलैक्स्ड स्टेट में क्रोमोसोम के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और ये सभी डीएनए मॉलिक्यूल एस फेज में जाने से के बाद क्या होते हैं? यहाँ पे रेप्लिकेट होते हैं, यानी हर डीएनए मॉलिक्यूल की एक नई कॉपी तैयार होगी। फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वन टू न्यू वन। और दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग डीएनए मॉलिक्यूल इज नोन एज प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। और इस डीएनए रेप्लिकेशन के बाद न्यूक्लियस के अंदर अभी दो सिमिलर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। जितने भी प्री एग्जिस्टिंग है उस न्यूक्लियस के अंदर, हर डीएनए मॉलिक्यूल की एक आइडेंटिकल कॉपी बनेगी। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल इफ विद इन अ न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस के अंदर बस एक डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, रिलैक्स्ड स्टेट में है। ठीक है, तो यहां पर एस फेज में इस पर्टिकुलर एंटायर डीएनए मॉलिक्यूल का एक दूसरा कॉपी बनेगा। फॉर एग्जांपल दिस इज डीएनए मॉलिक्यूल और क्रोमोसोम 1। यहां न्यूक्लियस में कंसिडर करते हैं कि एक ही क्रोमोसोम है, तो बिफोर सेल डिवीजन इस क्रोमोसोम 1 जो अभी रिलैक्स्ड स्टेट में है, इसका एक आइडेंटिकल कॉपी बनेगा, दैट इज क्रोमोसोम 1। फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज। और कितने कॉपी तैयार होते हैं? यहाँ पे एक कॉपी तैयार होती है। हर डीएनए मॉलिक्यूल की एक नई आइडेंटिकल कॉपी। आइडेंटिकल मीन्स हियर वी हैव 100% सिमिलैरिटी। क्या है यहां पर? 100% सिमिलैरिटी है, सेम है, विदाउट एनी सिंगल चेंज। जहां पर कोई भी चेंज नहीं, जैसा डीएनए मॉलिक्यूल यहां पर प्रेजेंट है, 100% सिमिलैरिटी, दैट इज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्योंकि डीएनए कहां से बना होता है? डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, आरएनए इज ऑल्सो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सो यहाँ पर ये जो प्री एग्जिस्टिंग डीएनए मॉलिक्यूल है, यहाँ पर जितने न्यूक्लियोटाइड है उतने ही न्यूक्लियोटाइड इससे नए तैयार होने वाले डीएनए मॉलिक्यूल में प्रेजेंट रहेंगे, ना तो उससे ज़्यादा हो गए ना ही उससे कम हो गए। अगेन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और क्या सिमिलर होगा? इन न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस सिमिलर होगा। हम जानते हैं कि डीएनए जो पॉलीमर तैयार होता है, यहाँ पर 4 अलग अलग न्यूक्लियोटाइड हमें दिखाई देते हैं। 2 आइडेनिन है, एक एडेनिन, एक ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, 2 प्यूरिन्स, 2 पिरिमिडिन्स, बेसिक 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इन 4 न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बना होता है, इनका ही पॉलीमर होता है, इनका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस हर क्रोमोसोम में होता है। ठीक है, डीएनए का सीक्वेंस 2 अलग अलग स्पीसीज में कभी भी मैच नहीं करता है और 2 अलग अलग इंडिविजुअल में भी कभी भी मैच नहीं करता है। यहाँ पे जेनेटिक डिफरेंस प्रेजेंट होता ही है। तो यहाँ पर जब भी यहाँ पर एक नया डीएनए मॉलिक्यूल तैयार होगा, वी हैव 100% सिमिलैरिटी बिटवीन बोथ ऑफ दीज 2 डीएनए मॉलिक्यूल, दैट इज प्री एग्जिस्टिंग डीएनए एंड न्यू डीएनए।
और ये डीएनए रेप्लिकेशन की ज़रूरत क्या होती है? डीएनए क्यों रेप्लिकेट होता है? क्योंकि सेल डिवीजन के बाद यहाँ पर एक नया सेल तैयार होगा और उस नए सेल में जो भी सेल्यूलर कंपोनेंट है, फिर चाहे वो ऑर्गेनेल्स हो, ये सभी कहाँ से आते हैं? पेरेंट सेल से ही आते हैं, तैयार नए किए जाते हैं। और इससे पहले हमने देखा है कि जो भी फॉर्मेशन है, एक सेल का फंक्शन है, उसका मेटाबॉलिज्म है, इसे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर डीएनए की ज़रूरत होती है। विदाउट डीएनए किसी भी सेल का फंक्शनिंग, उसका एक्सप्रेशन, रेगुलेशन एंड कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसीलिए हर सेल में जो नया तैयार हो रहा है उसमें डीएनए रहना ज़रूरी है। और इसीलिए जब भी कोई सेल डिवाइड होता है, उस नए सेल में प्री एग्जिस्टिंग डीएनए की कॉपीज बनाकर पास की जाती है, ताकि उस नए सेल में खुद का जेनेटिक मटेरियल रहे। बिकॉज विदाउट जेनेटिक मटेरियल नन ऑफ द सेल कैन सर्वाइव। बिना जेनेटिक मटेरियल के कोई भी सेल सर्वाइव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सर्वाइवल के लिए हर सेल को मल्टीपल फंक्शन कैरी आउट करने पड़ेंगे, मेटाबॉलिज्म कैरी आउट करना पड़ेगा, कैरेक्टर का एक्सप्रेशन करना पड़ेगा, उसका रेगुलेशन होगा, उसका कंट्रोल होगा। और इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? हमारे पास डीएनए है। तो जब तक डीएनए किसी भी सेल में प्रेजेंट नहीं होगा, कोई भी सेल सर्वाइव नहीं कर सकता, क्योंकि एंटायर फंक्शनिंग ऑफ डीएनए इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस। जो भी फंक्शनिंग है एक पर्टिकुलर सेल का, वो डायरेक्टली डिपेंड है उसके जेनेटिक मटेरियल पे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बिफोर फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल भी इसी तरह से तैयार होते हैं। फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल एंड एट द सेम टाइम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सेल वी हैव डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। जैसे हमने सेल साइकिल में देखा है कि ये एम फेज भी दो सब फेजेस से बने होते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में होगा डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस में होगा डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो वहाँ पर जो कैरियोकाइनेसिस है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है, उसके लिए ज़रूरी होता है प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए, जो कि तैयार की जाती है यहाँ पर बाय द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, नाउ दिस डीएनए रेप्लिकेशन वाज डिस्कवर्ड बाय टू साइंटिस्ट, वैटसन एंड क्रेक, जिन्होंने डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड मॉडल भी हमें दिया है, डबल स्ट्रैंडेड मॉडल ऑफ डीएनए। इन्होंने डीएनए का रेप्लिकेशन किस तरीके से होगा उसका एक पर्टिकुलर मेथड हमें यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। दैट अकॉर्डिंग टू द वैटसन एंड क्रेक, दिस मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन अ सेल, फिर चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो या फिर प्रोकैरियोटिक सेल हो, इट इज ऑलवेज सेमी कंजर्वेटिव मेथड। कैसा होता है डीएनए रेप्लिकेशन? हमेशा इट इज ऑलवेज सेमी कंजर्वेटिव। एक मोड है मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो इस आने वाले कंसेप्ट में हमें ये एंटायर डीएनए रेप्लिकेशन एक मॉलिक्यूलर प्रोसेस है। इसे हमारे पास तीन अलग अलग मॉलिक्यूलर प्रोसेस है। डीएनए रेप्लिकेशन के बाद हम स्टडी करेंगे ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद हमें स्टडी करना है ट्रांसलेशन। तो इसके आगे का जो पार्ट है, जो भी एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम देखेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक आप ये जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है बुक में, इसे अच्छे तरह से रीड कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स।